Dear students of class 5th, I am starting your new chapter number 4 of your science book, Matter and its States. What do you mean by matter? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर का मीनिंग क्या होता है. मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस. एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट टेक्स स्पेस इज नोन एज मैटर. देखो, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर हैं. मैटर की डिफाइन क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज़ मास. ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास होता है और जो रखने के लिए स्पेस ले, ठीक है, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, रखने के लिए स्पेस ले, दैट इज मैटर. मैटर मास इज द अमाउंट ऑफ स्टफ इन एनी ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना स्टफ भरा हुआ है वही उसका मास है. और मैटर कैन बी फाउंड ऑल ओवर द यूनिवर्स, बट ऑन अर्थ इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यूनिवर्स के अंदर हमारा अर्थ जो है वो यूनिवर्स का ही पार्ट है, ठीक है. तो हमारे अर्थ के अंदर अगर कंसीडर किया जाए, वैसे तो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं दे आर ऑल मैटर. आपके आसपास एयर है, वो दिखाई नहीं देती, वो भी मैटर है इवन, ठीक है, वो भी मैटर है. क्यों? क्योंकि वो उसका भी मास होता है, एयर का भी मास होता है. और एयर को अगर आप बलून में भरते हो तो बलून फूल जाता है ना, मतलब वो स्पेस भी लेता है, ठीक है. ज्वेलर के पास जाते हो, वो एक क्लोज सा वो बना लेता है जिसके अंदर उसने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा रखा होता है टू मेज़र द गोल्ड. तो क्यों करता है ऐसे? ताकि एयर एंटर ना करे, और एयर का भी मास होता है. लेकिन ज्वेलरी इतनी ज़्यादा महंगी है कि वो थोड़ा सा एयर का मास भी उससे अमाउंट ज़्यादा बैठेगा, बिकॉज गोल्ड इज़ ए वेरी कॉस्टली मेटल. तो इस तरह से आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं दे आर ऑल मैटर. और अगर हम मैटर को डिवाइड करें तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स. अब मैटर बना किसका हुआ है? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. दे आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई. उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है टू सी देम. द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक मैनर. वी डिसाइड वेदर द स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब अलग अलग मैटर में ये जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरीके से है, जिसकी वजह से हम उन्हें सॉलिड, लिक्विड या गैस कंसीडर करते हैं. अब किस करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, किस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम किसको सॉलिड बोलते हैं, किसको लिक्विड बोलते हैं और किसको गैस बोलते हैं, दैट यू हैव टू स्टडी. अब इस स्लाइड के अंदर देखो, डायग्राम में आपको सॉलिड दिखाया हुआ है, कितना कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉल की फॉर्म में आपको दिखाए हुए हैं, और आप देखोगे इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है. दे हैव ए कम्पैक्ट स्ट्रक्चर. तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड का बनता है, जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता. मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं. दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स हैविंग नो मॉलिकुलर स्पेस बिटवीन देम, ठीक है. तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं सॉलिड सब्सटेंस. The way particles arrange in substance decide the state of matter. For example, in solid, the particles are packed very closely and there is almost no space between them. Also, there is a strong force of attraction between the particles. अब particles के बीच में इतनी strong force of attraction है कि उनके बीच में बिल्कुल भी space नहीं है. वो चाह के भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, इतना strong force of attraction है between them. They cannot move away from each other. They can only vibrate along their respective position. That's why solids are generally rigid. They have fixed shape, fixed volume, and they cannot be pressed easily. अब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर सिर्फ रहकर वाइब्रेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे. ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. और क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस तो बिल्कुल है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है. अब इसके एग्जांपल देखो, आपके घर में टेबल होगी, चेयर होगी, आज जैसे दिखती है कल भी ऐसे ही दिखती थी और कल भी ऐसे दिखती रहेगी.
उनमें कोई चेंज नहीं दिखेगा जब तक वो टूट नहीं जाती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड इन नेचर है। सॉलिड चीज़ों की जो शेप होती है, जो वॉल्यूम होता है, वो वही का वही रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल सिर्फ अपनी जगह पर रहकर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। अब इन लिक्विड पार्टिकल्स दे आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड, वो इतने क्लोज नहीं है जितने सॉलिड्स के होते हैं। देखो डायग्राम के अंदर एक दूसरे से दूर दूर हैं थोड़े से, सॉलिड के कंपैरेटिवली। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के कंपैरेटिवली कम है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड्स। सॉलिड के कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। दे कैन मूव, वो मूव भी कर सकते हैं। दे कैन मूव, दे कैन स्लाइड। ठीक है, दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड ओवर हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट लीव देयर सरफेस, पर अपने सरफेस को नहीं छोड़ सकते। दैट्स वाई द लिक्विड्स डू नॉट हैव ए फिक्स शेप बट देयर वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स। लिक्विड कैन फ्लो एंड कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। अगर आपके पास हाफ लीटर पानी है तो हाफ लीटर पानी आप चाहो तो किसी बड़े मग में डाल लो, चाहो तो किसी पतीले में डाल लो, चाहे तो किसी आप जग में डाल लो। तो जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर की वो शेप ले लेगा। ठीक है, शेप इज़ नॉट फिक्स्ड। आपका पानी नीचे गिर गया, सपोज आप पानी का ग्लास लेके जा रहे थे, आपका पाँव स्लिप हो गया आपसे या ग्लास गिर गया, तो वो पानी क्या होगा, वो फ्लो कर जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास सॉलिड की एक बॉल है, वो बॉल आपके हाथों से छूट गई, नीचे गिर गई, तो शेप तो वही की वही रहेगी, वो थोड़े बदल जाएगी क्योंकि वो सॉलिड है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड में पानी जो होगा वो फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स लिक्विड का क्या होता है, शेप तो फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे हाफ लीटर वाटर है तो जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा, लेकिन हाफ लीटर ही रहेगा। द वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड एंड इट कैन इवन फ्लो। देयर इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड्स। सॉलिड के कंपैरेटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं बट दे कैन नॉट लीव देयर सरफेस, लेकिन अपने सरफेस को नहीं छोड़ सकते। दैट्स वाई दे हैव ए फिक्स वॉल्यूम बट नो। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स को देखो कितनी दूर दूर है एक दूसरे से, लिक्विड से भी ज़्यादा दूर है। दे हैव ए लार्ज स्पेसिस बिटवीन देम एंड वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। सो दे मूव फ्रीली इन स्पेस अवेलेबल टू देम, वो एक दूसरे से बहुत दूर जा सकते हैं। दे कैन फ्रीली मूव। दैट्स वाई अ गैस हैज़ नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम, ना तो कोई फिक्स शेप है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है। इट फिल्स द स्पेस इन विच इट इज़ कैप्ट। जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर को ये पूरी तरह से भर देगा। थोड़ी गैस डालोगे तो भी कंटेनर पूरा भर जाएगा और कम गैस डालोगे तो भी पूरा कंटेनर भर जाएगा। तो इस तरह से इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। दे कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। आपने परफ्यूम लगाई, थोड़ी देर में परफ्यूम दूर दूर तक फैल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में है। मॉलिक्यूल्स कैन मूव। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, अगर हम किसी मैटर को हीट अप करते हैं या कूल अप करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन उनकी जो पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। हीट अप करने पर स्पीड की पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है और कूल डाउन करने पर उनकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर गर्म करोगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, और अगर कूल डाउन करोगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस घट जाएगा एंड दे कम टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो इस तरह से दे कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में, गैस फिर गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में, डिपेंडिंग अपॉन हम हीट कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं। जैसे इसका एक ईजीएस्ट एग्जांपल तो आपका आइस का ही हो जाएगा। अभी आगे आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन
on whether you cool or whether you heat up, the speed of the particles changes and also the space between the particles also changes. ठीक है, on cooling the space decreases and on heating the space increases. तो उस हिसाब से इनकी चेंज इन स्टेट होगी. अब कौन कौन सी ऐसी हमारे प्रोसेसेस हैं दैट कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग. आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस वन बाय वन. इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स होता है हीटिंग लिक्विड इनटू अ गैस. हीटिंग वर्ड की जगह बोलोगे कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू अ गैस, बिकॉज इट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर. ये सन की हीट की वजह से होता है, हम कोई एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड नहीं करते. व्हेन ए लिक्विड लाइक वाटर इज हीटेड, इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव फास्टर एज हीटिंग इंक्रीजेज देयर स्पीड. They move apart from each other and finally they overcome the force of attraction between them and escape into air as a gas. The particles now move randomly in all directions. देखो किसी सब्सटेंस को, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को जब आप हीट अप करते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. कैसे? उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से मूव करना शुरू कर देती है फास्टर इन ऑल डायरेक्शन. मतलब उनकी जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो कई गुना बढ़ जाती है. जब उनके मॉलिक्यूल्स की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं. दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड फाइनली जो है उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, और वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होके एयर का पार्ट बन जाते हैं. इस टाइम हम उसको क्या बोलते हैं? वेपर स्टेट. ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट. वेपर स्टेट गैसियस स्टेट ही है. जैसे आपने पानी को गर्म किया, ठीक है, पानी को गर्म करोगे तो धीरे कुछ देर में वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा और बॉयल करने के बाद वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा और एयर में जो होगा वो गैसियस पार्टिकल्स मिक्स होते जाएंगे. मतलब एयर जो होगा, एयर में जो है वो वाटर के वेपर्स जो होंगे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होके एयर का पार्ट बनते जाएंगे. नाउ द पार्टिकल्स मूव रेंडमली इन एनी डायरेक्शन. अब ये पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं. एज देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, लिक्विड सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड में कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लिक्विड के कंपैरेटिवली गैसियस स्टेट में कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जब हम हीटअप करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाएगी. दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो इस तरह से वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म ले लेती है. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. अ गैस कन्वर्ट ए लिक्विड ऑन कूलिंग. अ गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग. गैस जो है वो कूल अप होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है ऑन हीटिंग, तो बिल्कुल इसका अपोजिट है. गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो वो कूल डाउन होके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी. दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. देखो अभी ये बच्चा क्या कर रहा है, डायग्राम में देखो. ये इसमें क्या है, जो वाटर वेपर, जैसे इसने क्या कर रखा है, इसके जो वाटर है बिल्कुल बॉयल कर लिया और उसके जो वेपर्स हैं वो इसने कलेक्ट कर रखे हैं. ठीक है, इन अ कंटेनर. व्हेन वाटर वेपर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्डर सरफेस, इट कूल्स डाउन टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉप्स ड्यू टू कंडेंसेशन. As the water vapor cools, the movement of its particles slow down and become unable to move randomly. So they come closer to form a liquid. अब ये बच्चा क्या कर रहा है, जो उसके वाटर वेपर्स हैं जो उसके उस कंटेनर में से निकल रहे हैं वो उनको कूल डाउन कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ ए कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोल्ड सरफेस को लेकर वो उस स्टीम को जो उसके अंदर कलेक्ट हो रखी है, जो गैसियस फॉर्म में है उसके पास, वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म में है उसे हम बोलेंगे स्टीम. स्टीम भी बोल सकते हो, वाटर वेपर भी बोल सकते हो. ठीक है, वो वाटर वेपर बाहर आ रहे हैं और वो उसे कोल्डर सरफेस पे डाल रहा है
मतलब उसने कोल्डर सरफेस इस तरह से पकड़ रखा है कि वो वाटर वेपर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्डर सरफेस। तो क्या हो रहा है, कोल्डर सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते ही वो वाटर वेपर जो है, जो एक दूसरे से दूर दूर थे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएगी। कूल डाउन करने पर उनकी मूवमेंट, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो ज़्यादा थी वो अब कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे कैन नॉट मूव रेंडमली। अब वो रेंडमली मूव नहीं कर सकते, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। दे कम क्लोजर टू ईच अदर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी ठंडा करने पर, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब वाटर वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मीन्स गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। देखो डायग्राम के अंदर आइस दिखाई हुई है। आइस इज ए सॉलिड फॉर्म। अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। When a solid is heated, its particles start moving faster and finally a stage comes when they overcome the force of attraction between them. At this stage, the particles move apart from each other as in case of liquid. आप क्या करो, फ्रीज़र में से बर्फ़ निकालो, आइस क्यूब्स निकालो और उसे एक प्लेट या किसी कंटेनर के अंदर बाहर रख दो। अब फ्रीज़र के अंदर तो टेम्परेचर बहुत कम था, अब तुमने बाहर निकाली फ्रीज़र में से, तो अब बाहर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर ज़्यादा है। इस टाइम निकालोगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, पूरा आइस क्यूब पिघल जाएगा आपका, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब एनवायरनमेंट से हीट मिलती है, ठीक है, सॉलिड को एनवायरनमेंट से हीट मिली या आपने हीट प्रोवाइड की, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो स्टार्ट मूविंग फास्टर। अब उनको क्या मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो जल्दी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सॉलिड मॉलिक्यूल्स तो क्या है, अपनी पोजीशन में रहकर ही मूव कर सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। लेकिन अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि हीट मिल गई तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो उनके बीच में की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ओवरकम हो गई है, ठीक है, मतलब ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना इज नोन एज मेल्टिंग। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। एक लिक्विड को जब आप कूल डाउन करते हो, एक लिक्विड को जब आप ठंडा करते हो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। आप क्या करते हो, घर पे बोल में पानी लेते हो या ट्रे में पानी लेते हो और उसको फ्रीज़र में लगा देते हो। अब फ्रीज़र में लगा देते हो, कुछ घंटों बाद क्या देखते हो, वो आइस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उस वाटर को क्या मिली, कोल्डनेस, ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया, उसे वो कूलिंग हो रही है उसकी। जब पार्टिकल्स की कूलिंग होगी तो क्या होगा, दे डू नॉट मूव एबल टू मूव फ्रीली, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। कूलिंग करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है और हीटिंग करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो दे टेक ए फिक्स्ड पैटर्न। अब आप ट्रे में लगाओगे तो फिक्स शेप, ट्रे के अंदर आइस क्यूब्स बन जाएंगे। बोल में डालोगे तो बोल की शेप में आइस प्रिपेयर हो जाएगी, आपकी बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब नीचे देखो, आइस जब मेल्ट होती है तो वाटर में कन्वर्ट होती है। जब आइस को टेम्परेचर मिलता है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। वाटर को जब आप हीट अप करते हो तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम होने का मतलब होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस का बढ़ना, मतलब मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। आइस के कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर है वाटर में, और वाटर के कंपैरेटिवली गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और भी ज़्यादा दूर होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको हीट मिल जाती है, उनको एनर्जी मिल जाती है। दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और जब आप स्टीम को ठंडा करते हो,
ठीक है, जब आप वाटर वेपर को ठंडा करते हो, कंडेंसेशन करते हो, नीचे वाला एरो देखो डायग्राम में, स्टीम को जब आप ठंडा करते हो, कंडेंसेशन करते हो, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो गया। स्टीम के कंपैरेटिवली वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब वो एक दूसरे के पास आएंगे, तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। और वाटर को जब आप और कूल करोगे, फ्रीज करोगे, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गई, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस और कम हो गया और वो एक दूसरे के और नज़दीक आ गए, जिससे क्या बना दिया उन्होंने, एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया। अब कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के उन्होंने सॉलिड फॉर्म ले ली। तो इस तरह से दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, लिक्विड से फिर से सॉलिड। मतलब हीटअप करने पर आइस वाटर में कन्वर्ट, वाटर स्टीम में कन्वर्ट, ठंडा करने पर स्टीम वाटर में कन्वर्ट, वाटर आइस में कन्वर्ट। अब आपको यहाँ तक प्रिपेयर करना है विद वेल प्रैक्टिस। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। ओके, थैंक यू।